जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, सीमा हैदर की जांच में यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद अब एटीएस की भी एंट्री हो गई। ऑब्वियस सी बात है, ये कहीं ना कहीं सीमा हैदर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। कई लोग हैं जिनकी की सहानुभूति लगातार सीमा के साथ बढ़ती जा रही थी और लोगों का कहना था कि भाई प्यार ही तो है, इनको माफ़ कर दो। लेकिन देखिए, क्या होता है कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आ जाती है तब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। और फिर कल जिस प्रकार की तस्वीरें निकल कर सामने आई गिरफ्तारी से पहले की, कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका बोल रहा है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। दरअसल लोगों को शुरुआत से ही लग रहा था कि यार एक पाकिस्तानी महिला को आखिर इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। तवज्जो के अलावा इनके ऊपर डाउट कोई नहीं कर रहा था। हालांकि जब इनसे इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी मांगी गई तब ये देने में असफल रही थी और पाकिस्तान से भी लगातार इस प्रकार की खबरें सामने आ रही थी कि भैया मैडम के ऊपर इतना आसानी से भरोसा किया नहीं जा सकता। और आर्मी से भी इनके परिवार के कनेक्शन लगातार सामने आ रहे थे। अब ऐसे में 17 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा के रुबपुरा गांव से सीमा और उसके कथित पति सचिन को हिरासत में ले लिया। दोनों से करीब 6 घंटे तक अलग अलग पूछताछ करेगी। भारत में सीमा पर शक बढ़ता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान के सिंध में सीमा के गुस्साए डाकू हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। दरअसल यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी सीमा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच कर रही है। सीमा के फ़ोन कॉल डिटेल, पाकिस्तान से दुबई, फिर काठमांडू और वहां से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने की स्टोरी को वेरीफाई किया जा रहा है। पूरी जांच में सीमा के 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल सबसे ज़्यादा शक के घेरे में। आईबी के इनपुट मिला है कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है, चाचा भी सेना में सूबेदार है। पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि भर्ती की तैयारी कर रहा है। जब पुलिस की तरफ से बात सामने आई तब पता चला कि पहले जो ये मामला था ये रुपपुरा थाने के पास ही था। वहीं पर सीमा की रिहाई यानी कि 7 जुलाई से पहले ही हाई लेवल जांच के लिए इस केस को ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। वहीं सोर्सेज के मुताबिक यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान से भारत आने के दौरान सीमा किस किस से मिली और किन लोगों ने उसकी मदद करी। सीमा हैदर ने अपने सिम से किन लोगों से बात करी और उसके पास कुल मिलाकर कितने मोबाइल हैं और कितने मोबाइल नंबर्स हैं। सीमा पाकिस्तान से आई है और वापस जाने से लगातार मना कर रही है क्योंकि उसको वहाँ से जान से मार दिए जाने का खतरा है। सीमा बिना किसी ट्रेनिंग के इंडियन मीडिया से जिस तरीके से बात कर रही है और जितना सहजता से सवालों के जवाब दे रही है, वही कुछ हैं जो उसको शक के घेरे में लगातार ला रहे हैं। 10 दिन इंडिया में रहने के बाद से ही सीमा बोलचाल में शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि खुद के बारे में बताते हुए उसने बताया था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। उर्दू बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी बोलने लगी। हिंदू संस्कृति के बारे में भी उसे काफ़ी जानकारी है। सीमा के पास कुल जमा 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल फ़ोन के अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। मात्र 5वीं पास सीमा ऑनलाइन गेम पबजी की अच्छी प्लेयर है। उसने मारिया खान के नाम से आईडी बनाई। सीमा के नाम बदलकर आईडी क्यों बनाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। सीमा के हर एक डॉक्यूमेंट में उसकी उम्र अलग है। वो खुद को 30 साल का बताती है। हालांकि पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की। दोनों थाना इंचार्ज से बात करने के बाद यही पता चलता है कि ये केस फिलहाल पूछताछ के लेवल पर ही है। सीमा के 4 मोबाइल जिनसे संवेदनशील डेटा और लोकेशन पता की जानी थी, 13 दिन बाद भी फॉरेंसिक लैब तक नहीं पहुंच पाया है। उधर भारतीय मीडिया में सीमा को किसी सेलिब्रिटी की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है और कवरेज दिया जा रहा है। वहीं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह बताते हैं कि सीमा को फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है। उसकी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। आप इसे बारीकी से देखें तो ये सब इतना सहज नहीं है जितना कि दिख रहा है। उसके तौर तरीके और लहजा बता रहा है कि उसकी ट्रेनिंग हुई है। इसे कंसलमेंट कहते हैं। किसी देश में जासूस भेजने से पहले उसे वहाँ के तौर तरीके, भाषा और लहजा पूरी तरह से सिखाया जाता है ताकि वो वहाँ रम जाए। क्या पता उसके बच्चे स्लीपर सेल की तरह हों, भविष्य में वे अपने रोल में आए। हालांकि ये शक जांच के बाद ही पुख्ता होगा। जांच की प्रोसेस धीमी होने पर पूर्व डीजीपी कहते हैं कि ऑलरेडी 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। सभी जांच एजेंसियां इस मामले की छानबीन में लगी होंगी। पुलिस भी जांच कर रही है। मैं नहीं जानता कि जांच कहाँ तक पहुँची है। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व डीजीपी अभ्यानंद कहते हैं कि हमें सीमा को यहाँ रख कर खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। उसे डिपोर्ट करने में दिक्कत क्या है? अब तक उसके मोबाइल फॉरेंसिक लैब नहीं भेजे गए हैं। इतने संवेदनशील मामले में लैब में भेजना में तो इतना वक्त लगना ही नहीं चाहिए। लैब में जाने के बाद जांच में ठीक ठाक समय भी लगता है। और वैसे भी दुश्मन मुल्क की सीमा सच में प्यार के चक्कर में आई है या किसी साजिश का हिस्सा है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। जांच का पहला और सबसे अहम कदम उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच ही है। दरअसल सीमा हैदर 4 जुलाई को गिरफ्तार हुई। करीब 1.5 महीने तक बिना पहचान बताए रबपुरा गांव में सचिन की पत्नी बनकर रही। कोर्ट मैरिज करने के लिए उसने वकील से संपर्क साधा तो बात पुलिस तक पहुंची। 4 जुलाई को सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल की गिरफ्तारी हुई।
रूपपुरा थाने की पुलिस ने सीमा से कई दस्तावेज और मोबाइल बरामद किए हैं। सीमा हैदर के 2 पासपोर्ट, एक सीमा के नाम से तो दूसरा सीमा हैदर जैदी के नाम से है। बच्चों के 4 पासपोर्ट अलग हैं। पाकिस्तान का फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड, 4 अलग अलग मोबाइल फ़ोन और नंबर, इनमें से एक भारत आने से ठीक पहले खरीदा गया बताता है। कुछ कपड़े और मेकअप के सामान। रूपपुरा थाने के थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि सबसे ज़्यादा शक के घेरे में 4 मोबाइल और 2 पासपोर्ट ही। सभी मोबाइल एंड्रॉयड हैं। 2 पासपोर्ट में नाम अलग अलग होना भी शक बढ़ाता है। इस सब पर हमने उससे पूछताछ करी। आगे की जांच के लिए सीमा सचिन की रिहाई से पहले ही ये केस जेवर थाने में ट्रांसफर किया गया है। हमने जो चीज़ें बरामद की वे सब जेवर थाने को सौंप दी गई। जेवर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हमने पूछताछ करी और अभी ये जारी रहेगी। उससे पूछा गया कि मोबाइल से क्या डेटा रिकवर हुआ, तो जवाब मिला कि अभी मोबाइल को हम फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद ही डेटा रिकवरी और उसकी साइंटिफिक एनालिसिस होगी। फॉरेंसिक लैब में मोबाइल कब तक पहुंचेंगे, इस पर जवाब मिला कि लैब में भेजने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद। फॉरेंसिक लैब में जांच में कितना वक्त लगता है, तो भैया 10 से 15 दिन का इसमें समय लगता है और कम से कम समय में जांच रिपोर्ट की रिक्वेस्ट करने की बात पुलिस कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीमा के पति गुलाम हैदर से बातचीत हुई, तो जवाब मिलता है कि हम देश के भीतर ही अभी पूछताछ कर रहे हैं। सीमा के कथित प्रेमी सचिन से बात हुई है, उसके घर वालों से भी बात हुई। ये बातें थानाध्यक्ष ने 14 जुलाई को बताई थी। 15 जुलाई को भी उन्हें फ़ोन किया गया, लेकिन उसके बाद उनसे कांटेक्ट हो नहीं पाया। दरअसल उनसे सीमा के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया में पुलिस कहां तक पहुंची, यही जानना लोग चाहते थे। जब व्हाट्सएप पर सवाल भेजे तो उस पर जवाब मिला नहीं। वहीं बिहार के पूर्व डीजीपी अभ्यानंद कहते हैं कि हमें सीमा को वापस उसके देश भेज ही देना चाहिए। गैर कानूनी तरह से भारत में दाखिल होना और अब यहाँ एक परिवार के साथ रहना खतरा है। मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक लैब में भेजने की प्रक्रिया पर उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक लैब में मोबाइल भेजना इतना मुश्किल नहीं है। मामला इतना संवेदनशील हो तो जल्द उसे लैब में भेज देना चाहिए ताकि रिपोर्ट जल्द आ सके। अभ्यानंद कहते हैं कि लैब में भेजने की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले पुलिस सेट ऑफ क्वेश्चन बताती है, यानी जिनके जवाब उसे एक्सपर्ट से चाहिए। फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक पिटीशन डाली जाती है कि वे उन्हें मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में भेजने की परमिशन दे। अमूमन सीजेएम इतने संवेदनशील मामलों में तुरंत परमिशन दे ही देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीमा को नेपाल तक का वीज़ा मिला था तो उसे नेपाल में ही रहना था, भारत नहीं आना था। दूसरी बात, वीज़ा ऑफिस सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारत से वीज़ा नहीं मिला तो उसका कोई कारण ज़रूर रहा होगा, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि सीमा को डिपोर्ट करने के सवाल पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। सीमा आरोपी है, उस पर केस चल रहा है, वो जमानत पर रिहा है। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक सीमा को भेजा नहीं जा सकता। फैसले से उसे जेल होगी या फिर कुछ और, लेकिन आरोपों की सच्चाई सामने आने तक उसे डिपोर्ट नहीं कर सकते। तब तक सीमा पर कड़ी नज़र रखना चुनौती है और बहुत ज़रूरी भी है। वहीं पाकिस्तान के उत्तरी सिंध के ज़िले कशमूर कंदकोट के औगाही गांव में 15 जुलाई की रात दरबार डेरा बाबा सांवल शाह मंदिर पर डाकुओं ने फायरिंग की। मंदिर के पुजारियों ने आसपास के घरों में छिपकर जान बचाई। ये सब सीमा हैदर के लिए। कशमूर कंदकोट के एसएसपी इरफान सेमो के मुताबिक डाकू रानू शर पर इस हमले का शक है। इसने ही सीमा के वापस न आने पर हिंदुओं को मारने की धमकी दी थी। इधर खुद को गौरक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले वेद नागर ने 72 घंटे में सीमा को वापस ना भेजने का पर आंदोलन की धमकी दे डाली। इससे पहले 12 जुलाई को मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम के फ़ोन पर धमकी मिली कि सीमा को लौटा दो, नहीं तो 26/11 जैसा अटैक होगा। कॉलर उर्दू में बात कर रहा था। अब आप मुझे बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके। मेरे जुड़ी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।